Hey everyone, I am Anupam Mishra and welcome back to our exciting class on Artificial Intelligence series. In today's episode number 2, we will dive into ethical framework of AI. So without any delay, let's get started. So in today's episode, I will discuss what is ethical framework in details. So before explaining ethical framework, first I will discuss with you what is framework. So basically, framework are a set of steps that helps us in solving problem. It provides a step-by-step guide for solving the problems in an organized manner, ensuring that all the relevant factors and consideration are taken into accounts. अगर हम कोई AI मॉडल बनाने चल रहे हैं तो उससे पहले हम फ्रेमवर्क बना लेते हैं. फ्रेमवर्क से क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फ्रेमवर्क बनाते वक्त हम सारे रेलेवेंट फैक्टर को कंसीडर कर लेते हैं जो उस मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज एथिकल फ्रेमवर्क? Ethical frameworks are framework which help us to ensure that the choices we make do not cause unintended harm. Ethical framework ये होता है कि जो हम choices दिए हुए हैं अपने मॉडल को बनाने के लिए, जो मैंने choices कंसीडर किया है, उस choice से किसी को नुकसान होने नहीं जा रहा है. Now next, why do we need ethical framework for AI? हमें ethical framework की जरूरत क्यों पड़ती है AI मॉडल को डेवलप करने के लिए? Think of the hiring algorithm which was biased against human application. मैं एक एल्गोरिथम का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सोचो एक AI का एक एल्गोरिथम बना हुआ है जो कि बायस्ड है अगेंस्ट वुमेन एप्लीकेशन. मतलब वो एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर वुमेन का एप्लीकेशन आ जा रहा है तो उसके खिलाफ बायस्ड हो जा रहा है. AI essentially being used as a decision making tool. As such, we need to ensure that AI make morally acceptable recommendation. AI क्योंकि हम यूज कर रहे हैं AI को अपने मॉडल में डिसीजन मेकिंग टूल की तरह, ताकि AI का मॉडल जो है बेटर डिसीजन ले सके. तो उस केस में मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो AI का रिजल्ट आ रहा है वो मॉरली एक्सेप्टेबल रिकमेंडेशन दे रहा है, ऐसा रिकमेंड कर रहा है जो मॉरली एक्सेप्टेबल है, जो एथिकल है, जो अनएथिकल नहीं है. एथिकल फ्रेमवर्क इंश्योर दैट AI मेक्स मॉरली एक्सेप्टेबल चॉइसेस. एथिकल फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि जो हमारे चॉइसेस हैं वो मॉरली एक्सेप्टेबल है. इफ वी यूज एथिकल फ्रेमवर्क व्हाइल बिल्डिंग आवर AI सॉल्यूशन, वी कैन अवॉइड अनइंटेंडेड आउटकम इवन बिफोर दे टेक प्लेस. अगर हम एथिकल फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं अपने AI मॉडल को डेवलप करने से पहले, तो हम कोई भी अनइंटेंडेड आउटकम्स को पहले से रोक सकते हैं. हम इंतजार नहीं करेंगे कि मेरा अनइंटेंडेड आउटकम्स तब आए जब मेरा पूरा मॉडल डेवलप हो गया. नहीं, हम एथिकल फ्रेमवर्क इसलिए बनाते हैं कि जो मेरा अनइंटेंडेड आउटकम है, जो हार्म पहुंचा सकता है, उसको हम पहले से रोक ले. एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक मॉडल बनाया जिसका काम था वो बताएगा कि हाँ, इस हायरिंग प्रोसेस में मेल फीमेल, मेन और वुमेन को दोनों को मौका दिया जाए. अगर वो मेल या फीमेल उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपने स्किल सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास वो स्किल्स है. अब मेरा मॉडल ऐसा बन गया कि हम बायस्ड हो गए. मेरा मॉडल क्या हो गया? बायस्ड हो गया. बायस मतलब उसने फेवर करना स्टार्ट कर दिया मेल का, और फीमेल को उसने शॉर्टलिस्ट किया ही नहीं. सारे के सारे पोस्ट फिल हो गई सिर्फ और सिर्फ मेल को लेके, उसने फीमेल को कंसिडर नहीं किया. तो मेरा मॉडल क्या हो गया? बायस हो गया. और अगर हमने पहले से एथिकल फ्रेमवर्क बना लिया होता अपने मॉडल को डिप्लॉय करने से पहले, तो जो मेरा मॉडल में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि वो बायस है टुवर्ड्स वुमेन एप्लीकेशन, वो ऐसा नतीजा हमको ना मिलता, वो बायस ना हुआ होता मेरा मॉडल. नाउ अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क, तो मेरा एथिकल फ्रेमवर्क दो टाइप के हैं, एक सेक्टर बेस्ड और एक वैल्यू बेस्ड. अगेन सेक्टर बेस्ड क्लासिफाइड in one category, that is bioethics, and value based classified in C category, that is rights, utility and virtue based sector framework. So without any delay हम एक एक फ्रेमवर्क को स्टडी करेंगे. पहले सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क, फिर वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क, उनके तीनों टाइप्स को स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट इज सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क? अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि मैंने ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है, दीज आर पार्ट, ये हमने आपके सीधे बुक से उठा लिया है. ठीक है, ये बुक्स जो आपके cbsc.nic.in स्किल एजुकेशन पे अवेलेबल है सेशन 2025-26 के लिए, हमने सीधे वहीं से उठा लिया है, ताकि कुछ बच्चे ये ना कहें कि नहीं सर आप अपने मन से पढ़ा रहे हैं. सिलेबस तो वही है फिलहाल, बस डेफिनेशन आप अपने मन से दे रहे हैं. हाँ, आई एम जस्ट गिविंग द डेफिनेशन बाई माई ओन, बट आई कीप द डेफिनेशन एज सिंपल एज पॉसिबल, जिससे सारे बच्चे को समझ में आ जाए. क्लियर? सो अब डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा. डेफिनेशन को सेम मैंने अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं फिलहाल. These are the framework tailored to specific sectors or industries. In the context of AI, one common sector-based framework is bioethics.
which focus on ethical consideration in healthcare. It addresses issues such as patient privacy, data security, and ethical use of AI in medical decision making. Sector-based ethical framework may also apply to domains such as finance, education, transportation, agriculture, governance, and law enforcement. अब जो बातें डेफिनेशन में लिखी हुई है उसी बातों को मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। कह रहा है कि दीज आर द फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर स्पेसिफिक सेक्टर और इंडस्ट्रीज। जो सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क होते हैं ये डिजाइन किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए या कुछ इंडस्ट्रीज के लिए। बात क्लियर आई होप। नेक्स्ट, वन कॉमन सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क इज बायोएथिक्स। कह रहा है एक जो कॉमनली सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क है वो क्या है, बायोएथिक्स है, which focuses on ethical consideration in healthcare, और जिसका प्राइमरी फोकस होता है कि हम एथिकल कंसिडरेशन को फॉलो करें हेल्थ केयर में। मतलब हम हेल्थ केयर में एथिकल कंसिडरेशन को फॉलो करें। इट एड्रेस इश्यूज सच एज पेशेंट प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी एंड एथिकल यूज ऑफ AI एंड इन मेडिकल डिसीजन मेकिंग। ये क्या क्या एड्रेस करता है, कौन कौन से इश्यूज को देखता है? ये देखता है पेशेंट के प्राइवेसी को बनाए रखना, डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना, एंड द एथिकल यूज ऑफ AI, और AI को जो हम यूज कर रहे हैं मेडिकल डिसीजन मेकिंग में उसको एथिकली होके यूज करें, वो अनएथिकल होके यूज ना करें। अब कैसे एथिकली हो गया, एथिकली कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए हमने सजेस्ट किया कि किसी पेशेंट का AI बेस्ड सर्जरी होना है, तो मैं पहले से उस पेशेंट को बता दूं कि अगर आप AI बेस्ड सर्जरी कराएंगे तो उसका ये फायदा हो सकता है और ये नुकसान हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एथिकल यूज ऑफ AI इन मेडिकल डिसीजन मेकिंग। नाउ कुछ अदर सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क हैं, जैसा मेरा फिनेंस है, फिर एजुकेशन है, देन ट्रांसपोर्टेशन है, देन एग्रीकल्चर है, देन गवर्नेंस है, एंड एट द लास्ट है लॉ इन्फोर्समेंट। वो दिख नहीं रहा, मैं भी स्क्रॉल करके दिखा दूंगा। लास्ट है लॉ इन्फोर्समेंट। नाउ आपके सिलेबस में डिटेल नहीं दिया गया है कि फाइनेंस बेस्ड सेक्टर बेस्ड फिनेंस सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क क्या है, या सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क एजुकेशन बेस्ड सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क क्या है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस येलो कलर में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो नॉर्मल व्हाइट कलर में है वो आपके बुक की डिफिनेशन है, जो थोड़ा सा पिंक कलर में है ये हमने उसी डिफिनेशन को एक्सप्लेन किया अपने वर्ड में, और जो येलो कलर में जो लिखा हुआ है इस ब्लॉक में जो लिखा हुआ है, सारी स्लाइड में यही कॉमन चीज है, जो येलो स्लाइड में लिखा हुआ है, येलो ब्लॉक में लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसका डीप एक्सप्लेनेशन। फाइनेंस बेस क्या होगा, जैसे अगर हम फाइनेंस बेस सेक्टर फ्रेमवर्क है तो हम प्रिवेंट बायस इन AI ड्रिवन लोन अप्रूवल, हम बायस को रोक सकते हैं, ठीक है, AI ड्रिवन लोन अप्रूवल में। जो हमारा ऐसा मॉडल है जो ये बताता है कौन सा कस्टमर लोन पाने लायक है, उसको लोन अप्रूवल किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता है। तो हम इसके थ्रू फाइनेंस बेस्ड सेक्टर फ्रेमवर्क के थ्रू हम अपने लोन अप्रूवल को भी जो बायसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। एजुकेशन इंश्योर करेगा कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स यूजिंग AI। अगर जो AI है वो हर बच्चे के लिए इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं है कि जो फाइनेंशियली साउंड है उसके लिए AI दूसरे लेवल पे काम कर रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिली का है उसके लिए AI दूसरे लेवल का काम कर रहा है, जो बिलो मिडिल क्लास या बैकवर्ड फैमिली से है उनके लिए AI दूसरे लेवल का काम कर रहा नहीं। इट गिव्स इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर यूजिंग AI। अब ऐसा नहीं कि आप चैट GPT यूज कर रहे हो, चैट GPT आपके लिए अच्छी क्वांटिटी का डेटा दे रहा है और दूसरे के लिए जो पुअर सेक्शंस के हैं उनके दूसरी क्वालिटी का डेटा दे रहा है। हाँ, डेटा क्वालिटी डिफरेंस हो सकता है बट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉम्प्ट। आप जो प्रॉम्प्ट दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको चैट GPT रिजल्ट देगा। ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार मस्ट प्रायोरिटाइज ह्यूमन सेफ्टी। जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो ह्यूमन सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। एग्रीकल्चर, AI शुड प्रोटेक्ट नेचर एंड सपोर्ट फार्मर्स राइट। अगर हम एग्रीकल्चर में AI ला रहे हैं तो जरूरी है सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क के थ्रू वो फार्मर्स के राइट्स को ना खत्म करे। गवर्नेंस, जैसे हम अगर AI यूज कर रहे हैं तो AI इन सर्विलांस मस्ट रेस्पेक्ट पीपल प्राइवेसी। अगर हम किसी सर्विलांस में AI का यूज कर रहे हैं तो उस AI मॉडल को पीपल्स के प्राइवेसी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट, अगर हम कोई पॉलिसी मेकिंग में AI यूज कर रहे हैं तो जो मेरा पॉलिसी है वो फेयर हो और अनबायस्ड हो, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, किसी पर्टिकुलर समुदाय को लेके वो बायस्ड ना हो, अनबायस्ड रहे। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। अब वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क क्या है?
बेसिकली अगेन जो व्हाइट कलर में मतलब जो ये डेफिनेशन है ये सीधा आपका बुक का डेफिनेशन है। ये जो है इसी डेफिनेशन का मैंने अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, इजी लैंग्वेज में, और ये है आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। तो व्हाट इज वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क? बेसिकली वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क फोकस ऑन फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यू गाइडिंग डिसीजन मेकिंग. It reflects the different moral philosophies that inform ethical reasoning. Value-based frameworks are concerned with accessing the moral worth of action and guiding ethical behavior. They can be further classified into three categories: right-based, utility-based, and virtue-based. अब simple language में देखते हैं कह रहा value-based frameworks are like rules for deciding what is right and wrong based on strong moral values. जो value-based framework होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और यह क्या गलत है, नैतिक मूल्यों को लेकर क्या सही है और क्या गलत है. दे आर अबाउट चेकिंग इफ एन एक्शन इज मॉरली गुड एंड गाइडिंग पीपल टू बिहेव एथिकली. और ये बताते हैं कि जो हमने एक्शन लिया वो मॉरली गुड है, नैतिक रूप में सही है, और गाइडिंग पीपल टू बिहेव एथिकली, और अच्छे बुरे सिद्धांतों को तय कर रहा है कि जो हमारे जो मूल्य हैं, जो हमने मॉरली गुड वैल्यू को अडॉप्ट किया वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क में, वो सही है कि नहीं. अब these frameworks classified in three categories: right based, utility based, and virtue based. Now we will move towards right based framework. Again, this is definition as given in your book, and इसी definition का सिंपल वे रिप्रेजेंटेशन है और ये समझने के लिए आपके लिए. तो राइट बेस्ड फ्रेमवर्क क्या है? prioritize the protection of human right and dignity, valuing human life over other consideration. It emphasizes the importance of respecting individual autonomy, dignity, and freedom. In the context of AI, this could involve ensuring that AI systems do not violate human rights or discriminate against certain groups. Now, I will explain these lines in simple language. This is about protecting people's basic rights. जो राइट बेस्ड फ्रेमवर्क है वो बना इसीलिए ताकि हम लोगों के बेसिक राइट्स को बचा सके, रोक सके. लाइक द राइट टू लिव, उनका जो जीने का अधिकार है, बी ट्रीटेड फेयरली, जो उनको फेयरली ट्रीटेड करने का अधिकार है, एंड हैव फ्रीडम, और उनका जो खुद का अधिकार है स्वतंत्र होकर जीने के लिए, बुनियादी अधिकार. देन इट सेज ऑलवेज रेस्पेक्ट्स अ पर्सन डिग्निटी एंड चॉइसेस. क्या कह रहा है कि ऑलवेज रेस्पेक्ट अ पर्सन डिग्निटी और चॉइसेस. हम राइट बेस्ड फ्रेमवर्क से पर्सन की डिग्निटी और चॉइसेस का ध्यान रखेंगे. इन एआई दिस मीन्स मेकिंग श्योर एआई डज नॉट ट्रीट पीपल अनफेयरली और टेक अवे देयर राइट. फॉर एग्जाम्पल, no discrimination based on gender, religion or caste. AI का मतलब इसमें हुआ कि कोई भी तकनीक लोगों के अधिकार को, मतलब अगर हम AI ला रहे हैं तो अगर कोई भी टेक्नोलॉजी है तो जो लोगों के अधिकार का उल्लंघन ना करे. जैसे कैसे उल्लंघन ना करें? डिस्क्रिमिनेशन किसी जाति के आधार पर ना करे, किसी धर्म के आधार पर ना करे, और किसी जेंडर के आधार, मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना पैदा करे. मेरा एआई ये बोलता है राइट बेस्ड फ्रेमवर्क. आई आल्सो एक्सप्लेन हिंदी. इफ यू विश यू कैन जस्ट हैव अ लुक इन हिंदी आल्सो. नाउ यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क. सो अगेन दिस इज पार्ट ऑफ योर बुक. आई जस्ट सिंपली kept what is there in your book, and books are available at the website cvsc.nic.in skill education department. Skill education department. Okay. Now, utility based framework evaluate action based on the principle of maximizing utility or overall good, aiming to achieve outcomes that offer the greatest benefit and minimize harm. It seeks to maximize overall utility or benefit for the greatest number of people. In AI, this might involve weighing the potential benefit of AI applications against the risk they pose to society, such as job displacement or privacy concern. Now, I will explain this line into simple terms. This is about doing the most good for the most people. जो मेरा यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क है ये कहती है
कि सबसे ज्यादा लोगों का फायदा हो और सबसे कम नुकसान हो, सबसे कम नुकसान हो। बिफोर डिसाइडिंग समथिंग वी थिंक विल दिस हेल्प मोर पीपल एंड कॉज लेस हार्म। अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं तो यूटिलिटी बेस्ड फ्रेमवर्क से हम डिसाइड कर लेंगे कि ये जो मेरा मॉडल है ये ज्यादातर लोगों का भलाई कर रही है। विल दिस हेल्प मोर पीपल एंड कॉज लेस हार्म, ज्यादा लोगों का भलाई कर रही है और नुकसान कम कर रही है। जैसे मान लो अगर मैंने कोई मॉडल बनाया, अगर उस मॉडल से मेरा 10 की भलाई हो रही है और 2-3 का भलाई नहीं हो रहा, तो उस मॉडल को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि 10 का भलाई हो रहा है ना, तो हम मैक्सिमम को देख के चलेंगे कि ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा है मॉडल, देन वी विल कंसिडर दैट मॉडल। इन एआई इट मीन्स weighing the benefits like faster medical diagnosis against the risk like job losses or privacy problem and choosing what benefits the majority। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमने मॉडल बनाया जो हमारे इलाज में फायदा कर रहा है, और नुकसान क्या हुआ कि अगर मैंने मॉडल बना दिया वो इलाज में बहुत फायदा कर रहा है, लोग उस मॉडल से बहुत फायदा पा रहे हैं, नुकसान क्या हो रहा है, कुछ लोगों की उससे जॉब जा रही है या कुछ लोगों की प्राइवेसी जा रही है। एंड चूजिंग व्हाट बेनिफिट द मेजॉरिटी, तो फिर हम चूज करेंगे कि ये जो मेरा मॉडल है ये मेजॉरिटी में बेनिफिट्स दे रहा है या नहीं। अगर दे रहा है तो कंसीडर कर लेंगे, वही लिखा हुआ है। एआई में इसका मतलब है कि फायदे जैसे तेज इलाज और नुकसान जैसे नौकरी छीनना या गोपनीयता खोना को तौल कर सही फैसला लेना। अब हमने देख लिया कि मेरा मॉडल ज्यादा फायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। अगर 10 लोग का फायदा हो रहा, 2-3 लोग का नुकसान हो रहा, देन वी विल try to implement that particular model and finally we will deploy it. Next, virtue based framework. Again, this is the part of the definition which is there in your book. This framework focus on the character and intention of the individuals involved in decision making. It asks whether the actions of individuals or organizations align with virtuous principles such as honesty, compassion, and integrity. In the context of AI, virtue ethics could involve considering whether developer users and regulators uphold ethical values throughout the AI life cycle. Now I will explain these line into simple words. This is about good character and intention. जो मेरा virtue based framework है वो बताती है कि ये क्या बताती है, गुड कैरेक्टर्स और इंटेंशन को बताती है। मतलब जो इस फील्ड में लगे हुए हैं उनका मॉडल डिप्लॉय करने का इरादा कैसा है और इरादा कैसा है और उनका कैरेक्टर्स कैसा है इस मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए। इट आस्क एम आई बीइंग ऑनेस्ट, काइंड एंड फेयर। ये बताती है कि क्या हम इस मॉडल को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे न्याय के साथ डेवलप करने जा रहे हैं। इन एआई इट मीन्स डेवलपर्स, यूजर्स एंड लीडर्स should always act with integrity, compassion during the entire AI process from design to use। इसका मतलब हुआ कि डेवलपर से लेके यूजर तक जो AI मॉडल को डेवलप करने चल रहे हैं और ऐसे लोग जो मॉडल डेवलप हो गया, डिप्लॉय हो गया, उसको यूज करने चल रहे हैं, सभी लोग पूरी प्रक्रिया में अच्छे वैल्यूज को अपना रहे हैं, वर्चूज को अपना रहे हैं, अच्छे मूल्यों को अपना रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज बायोएथिक्स। तो बेसिकली बायोएथिक्स इज एन एथिकल फ्रेमवर्क यूज्ड इन हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस। इट डील विद एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, इंश्योरिंग दैट एआई applications in healthcare adhere to ethical standard and consideration. Principle of bioethics are respect for autonomy, do not harm, ensure maximum benefits for all, and give justice. This is the definition given in your book. Now I will explain these different simple words. Bioethics is an ethical framework used in healthcare and life sciences. Bioethics एक ethical framework है जिसको हम healthcare और life sciences में use करते हैं। Life science मतलब जीव विज्ञान में use करते हैं। It deals with ethical issues related to health, medicine, and biological sciences, ensuring that AI applications in healthcare adhere to ethical standard and consideration. और बायोएथिक्स ये सुनिश्चित करता है कि जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य सेवा में,
वो नैतिक मानक और सिद्धांतों के अनुसार लोगों की भलाई कर रहा है, लोगों की सुरक्षा कर रहा है और उनके अधिकारों को बनाए हुआ है कि नहीं। अब कुछ रूल्स हैं बहुत इसके। रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी का मतलब हुआ हर व्यक्ति को अपने फैसले और पसंद का, हर व्यक्ति के फैसले और पसंद का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति का फैसला यूनिक है, ठीक है, तो हर व्यक्ति के फैसले को या हर व्यक्ति के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। सिंपल सी बात। डू नॉट हार्म। मेरे मॉडल से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट्स आर फॉर ऑल। मॉडल ऐसा हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। एंड गिव जस्टिस। गिव जस्टिस का मतलब हुआ कि जो जस्टिस करे वो इक्वली जस्टिस करे, बराबरी के साथ निष्पक्षता का व्यवहार करे, अनइक्वल जस्टिस ना करे। नाउ कुछ टर्म और आ जा रहे हैं इसके बाद, नॉन मेलिफिसेंस, मेलिफिसेंस एंड बेनिफिसेंस। अब देख लेते हैं नॉन मेलिफिसेंस क्या होता है। नॉन मेलिफिसेंस ये हमने सीधे आपकी बुक का ले लिया हुआ है। नाउ आई विल एक्सप्लेन दीज इन सिंपल वर्ड्स। बेसिकली नॉन मेलिफिसेंस मीन्स डोंट डू एनीथिंग दैट कॉज हार्म। ऐसा कुछ मत करो जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। ट्राई टू कीप हार्म एज लिटिल एज पॉसिबल एंड चूज एक्शन दैट डू नॉट हर्ट पीपल, सोसाइटी और द एनवायरनमेंट। कोशिश ऐसा करो जिससे लोगों का कम से कम नुकसान हो, जब बिल्कुल भी कम नुकसान हो, और जो भी एक्शन ले रहे हो उससे लोगों का और समाजों का, पर्यावरण को किसी प्रकार कोई नुकसान ना पहुंचे। ट्राई टू कीप हार्म एज लिटिल एज पॉसिबल एंड चूज एक्शन दैट डू नॉट हर्ट पीपल, सोसाइटी और द एनवायरनमेंट। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब है हानि ना पहुंचाना। This is the explanation part. Now next, maleficence. Maleficence means refers to the concept of intentionally causing harm or wrongdoing. ये आपके बुक का पार्ट है। I will explain simple word. इसका मतलब maleficence का कि जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, means intentionally doing something that cause harm or wrong. जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी का बुरा करना, that is called maleficence. Now beneficence. Beneficence again, this is the definition I have taken from your book, and this is my own definition based on this particular definition. सिंप्लीफाई किया है इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आ जाए। अब आप इस लैंग्वेज को पढ़ के समझ लें या इस लैंग्वेज को पढ़ के समझ लें या तीनों को पढ़ के समझ लें, हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन पढ़ के समझ लें, बट एटलीस्ट एग्जाम में आप लिख लें इजीली। तो बेनिफिसेंस का मतलब हुआ भलाई करना, मीन्स टेकिंग एक्शन दैट हेल्प पीपल इन सोसाइटी। कोई ऐसा कदम लेना, कोई ऐसा काम करना जिससे लोगों का और समाज का भला हो। ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग दैट क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट एंड बेनिफिट एज मेनी एज पॉसिबल। कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि जो भी नतीजे निकले एआई का, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दे सके, एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। So this is all about my episode number 2. In episode number 3, I will cover case-based question on unit number 1, revisiting AI project cycle and ethical framework for AI. That unit number 1 is over in episode number 2. So in episode number 3, I will cover case-based questions, multiple choice questions, assessment and reasoning-based questions, and some important questions related to exam point of view. Now, thanks for watching. If you enjoy the video, don't forget to hit the like button, share it, subscribe it, and share this video with your friends. Your support means a lot to me. Thank you.